अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के चुनाव हों, तो फ्री की वस्तुएं देने की बात होती है कि हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री में देंगे। दूसरी राजनीतिक पार्टी कहती है हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री में देंगे। और में एक आपसी होड़ मचा रहता है। और चुनावी अभियानों में जो फ्री बीज की बात हो रही है, मुफ्त की वस्तुएं देने की बात हो रही है, ये भारतीय राजनीति में विभाजनकारी मुद्दा बनी हुई है। और भारत के कई शहरों में हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि शहरी भारतीयों में मुफ्त वस्तुओं के प्रति मिश्रित दृष्टिकोण है, खासकर राजकोषीय जिम्मेदारी पर बढ़ती बहस के संदर्भ में। और आपको याद होगा कि 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा रेवड़ी संस्कृति की आलोचना से चुनाव प्रेरित मुक्त वस्तुओं की स्थिरता और नैतिकता निहितार्थ पर चर्चा तीव्र हो गई है। और मुफ्त वस्तु अल्पकालिक वितरण होती हैं और जिनका उद्देश्य मतदाताओं को आकर्षित करना है, उनके वोट लेना है। और इनमें अक्सर स्थायी प्रभाव का अभाव होता है, और जबकि कल्याणकारी नीतियों में स्थायी आर्थिक और सामाजिक खुशहाली को बढ़ावा भी दिया जाता है। और एक तरह से आप देखते हैं कि कंपटीशन चल रहा है, और एक तरह से कहिए एक दूसरी राजनीतिक पार्टी की मजबूरी बन चुकी है। ये अगर वो फ्री की बात नहीं करेगी तो उसे लगता है कि वो चुनाव में हार भी जाएगी। और आप देखेंगे कि सर्वेक्षण में आधे से अधिक 50% उत्तरदाताओं ने मुफ्त वस्तुओं को अनावश्यक बताया, और 78% ने इन्हें मत प्राप्त करने की रणनीति बताया, और 61% ने राष्ट्रीय वित्त पर इनके प्रभाव के बारे में चिंता भी व्यक्त की है। धनी उत्तरदाताओं ने 84% ने मुफ्त वस्तुओं को आर्थिक रूप से हानिकारक माना, जबकि निम्न आय वाले उत्तरदाताओं ने केवल 40% ने इस दृष्टिकोण को साझा किया है। और निम्न आय वर्ग के लोग आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा पर सब्सिडी को उचित मानते हैं, जो धनी उत्तरदाताओं के विचारों से अलग है। अब देखिए क्या रहता है ना कि जो राजनीतिक पार्टी फ्री में कुछ दे रही होती है तो वो उसे कल्याणकारी योजना बताती है, और विपक्ष उसे क्या कहता है, फ्री की रेवरीज है। और वहीं आप देखते हैं कि जो दूसरी दे रही होती है वो उसे कल्याणकारी योजना बताती है, और एक क्या कहती है, ये फ्री बीज है, यानी फ्री की वस्तुएं हैं। एक तो आप लोग चुनाव आयोग के बारे में याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है, यही चुनाव करवाता है। अब बात आती है कि मुफ्त वस्तुओं और कल्याणकारी नीतियों के बीच क्या अंतर होता है। तो मुफ्त वस्तुएं, आरबीआई ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में मुफ्त वस्तु को निःशुल्क प्रदान किए गए सार्वजनिक कल्याणकारी उपायों के रूप में परिभाषित किया है। एक तो क्या है कि कल्याणकारी योजना और मुफ्त वस्तु की कोई परिभाषा ही नहीं अभी तक दी गई है, लेकिन आरबीआई ने अपनी 2022 की रिपोर्ट में मुफ्त वस्तु को निःशुल्क प्रदान किए गए सार्वजनिक कल्याणकारी उपायों के रूप में परिभाषित किया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मुफ्त वस्तुएं अक्सर अल्पकालिक राहत पर केंद्रित होती हैं कि वोट मिल जाए बस। इसमें आमतौर पर मुफ्त लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, साइकिल हो गया, साइकिल, विद्युत, जल जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं, जिन्हें अक्सर चुनावी प्रोत्साहन के रूप में उपयोग किया जाता है। और आप देखिए, सतत विकास को बढ़ावा देने की जगह निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अक्सर इसकी आलोचना की जाती है। अब बात आती है कल्याणकारी नीतियों की। तो कल्याणकारी योजनाएं व्यापक पहल है, और जिनका उद्देश्य आप देखिए लक्ष्य जनसंख्या के स्तर, जीवन स्तर और संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाकर उनका उत्थान करना है। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्यों के साथ संरेखित और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव और दीर्घकालिक मानव विकास का लक्ष्य। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस की हो गई, मनरेगा की बात हो गई, मिड डे मील योजना की बात हो गई, ये कल्याणकारी योजनाएं मानी जाती हैं। अब वो आप देखते हैं डायरेक्ट कह देते हैं भैया हम इतना पैसा दे देंगे, हम इतना पैसा दे देंगे, हम ये फ्री में देंगे। उसका मतलब होता है एक तरह से आप देखिए फ्री बीज माना जाता है, फ्री की रेवड़ी माना जाता है। अब देखिए फ्री बीज से जुड़े सकारात्मक पहलू क्या है, क्योंकि इसके भी फायदे हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक जागरूक इंसान है, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह आप देखिए फ्री बीज के
कुछ सकारात्मक पहलू हैं और कुछ नकारात्मक पहलू हैं, तो दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अगर हम लोग सकारात्मक पहलू की बात करें यानी फायदों की बात करें, तो निम्न वर्ग का उत्थान अपेक्षा के निम्न विकास स्तर और उच्च गरीबी दर वाले राज्यों में इस प्रकार की फिर समाज के निम्न वर्ग को सहायता प्रदान करने और उनके उत्थान में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती है। जैसे महिलाओं को आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बारे में सुना है ना, बाकी राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, तो उसमें महिलाओं का उत्थान हुआ, महिलाओं को फायदा भी मिल रहा है। कल्याणकारी योजनाओं का आधार मुफ्त सुविधाओं में न केवल चुनाव पूर्व वादे शामिल हैं, बल्कि कई सेवाएं भी शामिल हैं जो सरकार नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्व राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने के लिए प्रदान करती है। मध्याह्न भोजन योजना पहली बार 1956 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू की गई थी। एक दशक बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। आंध्र प्रदेश में NT रामाराव की 2 रुपये किलो चावल योजना ने आज के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की नींव रखी। तेलंगाना की रायथू बंधु और उड़ीसा के कालिया योजना ने किसान सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के अग्रदूत के रूप में कार्य किया है। देखिए, उद्योगों को बढ़ावा, तो तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्य महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ियां और साइकिल उपलब्ध कराते हैं, जिससे इन उद्योगों की बिक्री को बढ़ावा मिलता है और जिससे संबंधित उत्पादन के कारण अपव्यय के बजाय उत्पादक निवेश माना जा सकता है। अब आप देखिए, अगर महिलाओं को सिलाई मशीन मिल रही है तो वो अपनी जीविका चलाने लगती हैं। अगर साइकिल मिल रही है तो आप देखते हैं कि बच्चियां स्कूल भी जा पाती हैं आराम से। दूर स्कूल रहते हैं गांव से अगर उच्च शिक्षा के लिए। उन्नत सामाजिक कल्याण, तो फ्रीबीज से वंचित और कम आय वाले लोगों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करके सहायता मिलती है। महिलाओं के लिए बस पास जैसी फ्रीबीज सुविधाएं महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे आर्थिक रूप से स्थिर परिवार बन सकते हैं और महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हो सकती है। शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच में वृद्धि, तो साइकिल और लैपटॉप जैसी वस्तुओं का वितरण करके सरकारें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक पहुंच में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों के बीच लैपटॉप वितरित करने जैसी मुफ्त सुविधाएं, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उनकी उत्पादकता, ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित करने से स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई है, उपस्थिति बढ़ी है और सीखने के परिणाम में सुधार हुआ है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में, उसी की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखेंगे कि लैपटॉप जिनके पास है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आप देखिए फायदेमंद भी रहता है। और कोरोना महामारी के कारण आपने देखा अधिकतर शिक्षा ऑनलाइन की बातें हो रही थी। राजनीतिक सहभागिता और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना, फ्रीबीज सरकार की जवाबदेही और नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करके राजनीतिक जागरूकता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फ्रीबीज से शासन के प्रति जनता की संतुष्टि में वृद्धि के साथ राजनीतिक भागीदारी और मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, फ्रीबीज से जुड़े हुए कुछ नकारात्मक पहलू हैं, इसके नुकसान भी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सार्वजनिक वित्त पर बोझ, फ्रीबीज के वितरण से सार्वजनिक वित्त पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिसकी लागत विभिन्न राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद GSDP के 0.1% से 2.7% तक होती है। आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्य अपने राजस्व का 10% से अधिक सब्सिडी के लिए आवंटित करते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध, तो चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से अतार्किक फ्रीबीज का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, समान अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बाधित करता है तथा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करता है। यह एक अनैतिक प्रथा है जो मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है। संसाधन आवंटन में विकृति, फ्रीबीज उत्पादक क्षेत्रों की उपेक्षा पर कर संसाधनों का गलत आवंटन कर सकती है और जिससे आर्थिक विकास और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश में लैपटॉप जैसी सब्सिडी की आलोचना करते हुए कहा कि इससे शिक्षा की तत्काल जरूरतों पर असर पड़ता है। निर्भरता की संस्कृति, मुफ्त चीजें निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती हैं और आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर सकते हैं, जो टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब फ्री में मिल रहा है तो लोग कहेंगे क्या करना है भाई, हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है। जवाबदेही में कमी, तो बेस शासन में जवाबदेही को कम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल प्रणालीगत मुद्दों और सार्वजनिक सेवा वितरण में विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, तो मुफ्त बिजली देने से प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और बिजली की
कि अत्यधिक उपयोग हो सकता है, जिससे संरक्षण के लिए प्रोत्साहन कम हो सकता है और प्रदूषण बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली देने से संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ और बिजली उपयोगिता से सेवा की गुणवत्ता में कमी भी आई है। अब फ्रीबेज पर नैतिक दृष्टिकोण क्या कहता है, ये भी देख लीजिए आप लोग। तो सरकार की तो नैतिक उत्तरदायित्व, समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना सरकार का नैतिक दायित्व है। कल्याणकारी उपाय प्रदान करना इस कर्तव्य को पूरा करने के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर गरीबी और असमानता को दूर करना। हालांकि वास्तविक कल्याण और वोट हासिल करने के उद्देश्य से की जाने वाली लोक लुभावनवादिता के बीच एक महीन रेखा है। जवाबदेहिता और पारदर्शिता, सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी योजनाएं पारदर्शी, लक्षित और टिकाऊ हों तथा राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो। प्रोत्साहनों का विरूपण, फ्रीबेज बाजार की गतिशीलता को विकृत कर सकते हैं, जिससे काम और उत्पादकता के प्रति हतोत्साहन उत्पन्न हो सकता है। नैतिक शासन को निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए और नागरिकों को उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नागरिकों का दृष्टिकोण, तो नागरिकों का उत्तरदायित्व, हालांकि नागरिक फ्रीबेज से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन उनके उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने की भी अपेक्षा की जाती है, जैसे वित्त का बुद्धिमानी पूर्वक प्रबंधन करना, अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्पादक साधनों का प्रयास करना। सरकारी सहायता पर निर्भरता व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। समानता और न्याय, तो फ्रीबेज के आवंटन का विश्लेषण समानता के परिप्रेक्ष्य से किया जाना चाहिए। नैतिक विचारों में यह मूल्यांकन करना शामिल है कि क्या ये उपाय अन्य की तुलना में विशिष्ट समूहों को लाभ पहुंचाते हैं और क्या वे गरीबी के अंतर्निहित कारणों से प्रभावी रूप से निपटते हैं। ये आप देखिए सार्वजनिक धारणा और सामाजिक, आप देखेंगे कि एक तरह से सामाजिक मूल्य, तो फ्रीबेज कल्चर सामाजिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है तथा उत्तरदायित्व के बजाय अधिकार संबंधी मानसिकता को बढ़ावा दे सकती है और इससे नागरिक सहभागिता और समुदाय कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में चिंता उत्पन्न कर सकती है। तो ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं तो कम से कम ये भी तो बता दीजिए उन्हें कहाँ से पूरा करेंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्या वो संभव है या नहीं संभव है। और फ्रीबेज की कम से कम कोई परिभाषा हो, इस पर चुनाव आयोग भी, सरकारें भी मिलकर काम करें तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं आगे कुछ होता है तो। एक तो मतदाता अगर जागरूक हैं तो इससे भी कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं आप लोग। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।